नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। 34 साल पुराने वामपंथी किले को ध्वस्त कर 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी थी। चौथी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस जहां पूरी ताकत झोंके हुए है, वहीं बीजेपी अब की बार दीदी को बंगाल की सत्ता से आउट करने के लिए आक्रामक तरीके से मैदान में है। पर बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो किस सोच के साथ ईवीएम पर बटन दबाएंगे? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या बंगाल में दीदी का जादू बरकरार है? क्या बीजेपी अपनी रणनीति के दम पर टीएमसी को सत्ता में आने से रोक पाएगी? क्या इस बार बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा? बंगाल पॉलिटिक्स में दशकों तक राज करने वाली लेफ्ट और कांग्रेस कहां है? क्या हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी पश्चिम बंगाल में पूरा खेल पलट देगी? बंगाल की 294 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है। नतीजे 4 मई को आएंगे। बंगाल की लड़ाई दूर से जितनी सरल और सपाट दिख रही है, वैसी जमीन पर बिल्कुल नहीं है। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जब आप लोगों को टटोलना शुरू करेंगे तो कुछ क्षेत्रों में टीएमसी आगे लग सकती है, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं लगेगी। क्लोज फाइट की स्थिति में कई सीटों पर तीसरी ताकत खेल बनाती बिगाड़ती दिख रही है। लेफ्ट और कांग्रेस चुनावी अखाड़े में तो है, पर लोगों के बीच बहुत चर्चा में नहीं है। बंगाल में तमाम पार्टियां अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए तरह तरह के दांव आजमा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट जारी किया, जिसमें कटमनी से घुसपैठियों को संरक्षण और भ्रष्टाचार से तुष्टीकरण के मुद्दे को धार दी गई। ममता बनर्जी भी अटैक इज बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। वो अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर सत्ता में वापसी के लिए पूरे दमखम से लड़ रही हैं। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल को लेकर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। बंगाल की चुनावी जमीन पर बीजेपी रणनीतिकार आखिर कौन सा खाद पानी मिला रहे हैं, जिससे प्रचंड बहुमत से कमल खिल सके। ममता की चौथी पारी की राह में कहां-कहां स्पीड ब्रेकर्स हैं। फाइटर दीदी के सामने अब की बार कितनी कड़ी फाइट है। मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा या फिर बटेगा? बंगाल की राजनीति से लेफ्ट कैसे हुआ आउट और सत्ता में कैसे हुई दीदी की एंट्री? आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम बैटल ऑफ बंगाल राइट लेफ्ट सेंटर में। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी का बहुत पुराना सपना रहा है। भारतीय जनसंघ के जमाने का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने का पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन और वहां का सामाजिक ताना बाना हिंदुत्ववादी ब्रिगेड को बहुत सूट करता था। आजादी के बाद बंगाल के पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ को 9 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वर्षों तक वहां सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद लेफ्ट की, फिर टीएमसी की। बंगाल की जमीन पर हिंदुत्ववादी ब्रिगेड कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और अमित शाह के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद बंगाल बीजेपी की प्राथमिकता सूची में टॉप पर आ गया। अमित शाह ने बंगाल की जमीन पर कमल खिलाने के लिए खाद पानी मिलाना शुरू किया। नतीजा ये रहा कि 2011 के बंगाल चुनाव में जिस बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया, वो बीजेपी 2016 में 6 सीटों तक पहुंची और 2021 में 77 सीटों पर कमल खिल गया। बीजेपी रणनीतिकारों का अनुमान है कि अब की बार बंगाल की जमीन पर प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। दरअसल बीजेपी को हिंदुत्व, विकास और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अपने लिए उम्मीद की किरण दिख रही है। उत्तरी बंगाल में बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी नेता लोगों को डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिना रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में अमित शाह ने कोलकाता से साफ कर दिया कि बीजेपी किस तरह से टीएमसी को घेरेगी। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। काफी लंबे अरसे तक बीजेपी में था और इनकी नस को पहचानता हूं। बंगाल की जनता ने ये तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। एक बार पुनः 250 प्लस सीटों के साथ हम जीतने वाले हैं। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के महारथी एक दूसरे पर प्रहार के लिए तरकश से नए नए तीर निकाल रहे हैं। कोलकाता की जमीन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। इस अभियोग नामा के जरिए बीजेपी सूबे की ममता सरकार के 15 साल के शासन के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा कर रही। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। एक बात समझ लें आज आप लोग के माध्यम से श्री अमित शाह जी कि चाहे वो कुछ भी प्रयास कर ले, लेकिन बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी अपने हृदय से अलग नहीं कर सकते, सदैव अपने हृदय में रखते हैं। चार्जशीट पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों से पूछ रही है कि भय को चुनना है या भरोसे को। बीजेपी की नई रणनीति ने बैटल ऑफ बंगाल को बहुत दिलचस्प बना दिया है। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच, औद्योगिक कब्रिस्तान के रूप बंगाल को आज जाना जाता है। बीजेपी रणनीतिकारों की सोच है कि बंगाल में अब की बार हिंदुत्व प्लस विकास प्लस एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी पर सीधा हमले का फायदा जरूर मिलेगा। शायद इसीलिए ममता बनर्जी पर निजी हमले भी ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है, और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। अक्सर कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है। बीजेपी महारथियों को लग रहा है कि बंगाल में चुनावी हवा उनके पक्ष में। बीजेपी खास तौर से शहरी मध्यम वर्ग, उत्तर बंगाल, गैर बंगाली वोटर और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही। बंगाल में बीजेपी नेताओं के कॉन्फिडेंस की कई वजहें। पार्टी रणनीतिकारों की सोच है कि महिलाएं और युवा बदलाव चाहते। कानून व्यवस्था के मुद्दे का फायदा मिलेगा। पहले की तुलना में संगठन मजबूत हुआ है। आक्रामक कैंपेन रणनीति से लोग बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा। बीजेपी अगर आक्रामक प्रचार रणनीति के सहारे टीएमसी को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है, तो ममता बनर्जी भी अपने चिरपरिचित अंदाज में पलटवार कर रही हैं। क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। राजनीति के मंझी हुई खिलाड़ी ममता बनर्जी खतरे को अच्छी तरह समझ रही। वो भी जानती हैं कि चुनाव में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ममता बनर्जी को अंदाजा है कि बंगाल की राजनीति में पिछले 10 वर्षों में बीजेपी किस रफ्तार से मजबूत हुई है और उन्हें सीधी चुनौती दे रही। बीजेपी रणनीतिकार बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मांग रहे हैं। स्थानीय नेतृत्व के नाम पर बीजेपी के पास बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष,
सुकांत मजुमदार, लॉकेट बनर्जी और सामिक भट्टाचार्य जैसे नेता हैं, पर बंगाल पॉलिटिक्स में इनमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता और शख्सियत के सामने टिकता नहीं दिख रहा। ऐसे में बंगाली मानुष के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी की टक्कर में बीजेपी से कौन। टीएमसी ठोस रणनीति के साथ बीजेपी को बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर घेर रही है और बीजेपी को बाहरी बताने में जुटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ उस तरह की नहीं है जैसी टीएमसी की मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी आक्रामक प्रचार के जरिए एक ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है जिससे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए खिड़की दरवाजे खुल जाएं। वहीं ममता बनर्जी भी चौथी बार अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका वेलफेयर मॉडल और बंगाली अस्मिता कार्ड बीजेपी के हर दांव को फेल कर देगा। टीएमसी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाली मानुष को जबरन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी बना देगी। बंगाल में मांस भात सामान्य खान पान है। नवरात्रि में बंगाल में पशु बलि की परंपरा है। ऐसे में उत्तर भारत से बंगाल का मिजाज थोड़ा अलग है। टीएमसी ने सूबे की बड़ी आबादी को अपने साथ जोड़े रखने के लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत सामान्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और SC/ST को 1700 रुपए देने की बात कही गई, जबकि बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए पॉकेट मनी देने का वादा भी किया गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। बंगाल के लोगों के दिल में उतरने का हुनर ममता बनर्जी को बहुत अच्छी तरह आता है। शायद यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव विधानसभा में उनकी सीटें बढ़ती गईं। टीएमसी को साल 2011 में 184 सीटें मिली। साल 2016 में सीटें बढ़कर 211 हो गईं। वहीं 2021 में सूबे में बीजेपी के ग्राफ में बड़े उछाल के बाद भी टीएमसी की सीटें 215 पर पहुंच गईं। मतलब विधानसभा चुनाव में दीदी का जादू बरकरार रहा। टीएमसी ने बंगाल के सत्ता में चौथी पारी के लिए कई लुभावने वादों के चुंबक से वोट खींचने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं के लिए हर महीने कैश, युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने पॉकेट मनी, 30,000 करोड़ से किसानों और खेती को मदद, हर परिवार को पक्का घर, हर घर में पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी स्कूलों में सुधार, 7 नए जिले बनाने का वादा किया है। सबका साथ सबको विकास, मोदी जी का भाषण मत सुनिए। सबका साथ सबको विनाश कर दिया, विकास तो नहीं हुआ, विनाश कर दिया। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे सब अपना पब्लिसिटी करके पूरा बेटी हटाओ, महिला हटाओ, किसान हटाओ और बीजेपी गुंडा बचाओ। ये जमींदारी नहीं चलेगी। बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी बड़ी चतुराई से एक और एसआईआर के मुद्दे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर बंगाली अस्मिता को ड्राइविंग सीट पर लाकर बीजेपी को बाहरी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि बंगाल चुनाव में मछली भी बड़ा मुद्दा बन गई। जो एक बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोला जाता है कि आप बंगाली कल्चर को नहीं समझते हो। आपने देखा होगा इस बार एक कैंडिडेट मछली लेके कैंपेन कर रहे हैं। तो ये जो वेजिटेरियनिज्म हम पे थोपेंगे, हिंदी कल्चर हम पे थोपेंगे, ये वाला जो चीज़ है, इसको बीजेपी वो सब चीज़ें उठने से पहले ही बहुत अग्रेसिवली और बहुत प्रोएक्टिवली उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। इस बार जो चुनाव आयोग का जो हैरेसमेंट ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है, जो मुद्दा के कारण जिसका घर पे नाम कट गया है, जिसका नाम है, वो अगर ममता का खिलाफ भी थे, इस चुनाव में ममता का पक्ष में वोट डालने जा रहा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि 15 वर्षों का शासन कम नहीं होता। ऐसे में जिन लोगों के सपने पूरे नहीं हुए, जिन क्षेत्रों में लोगों के दुख दर्द कम नहीं हुए, वहां लोगों की नाराजगी स्वाभाविक।
ऐसे में ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए टीएमसी के 1/3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटने में भी हिचक नहीं दिखाई। बंगाल की 294 सीटों के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी खासतौर से महिला, मुस्लिम वोट, ग्रामीण गरीब, बंगाली अस्मिता से जुड़े मुद्दे को आगे कर चौथी बार सत्ता में आने के लिए तूफानी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, कानून व्यवस्था भी सवालों में आई। बीजेपी टीएमसी के इस कमजोर नस पर लगातार प्रहार कर रही है। वहीं बंगाल के मौजूदा समीकरणों में टीएमसी को इस बार वोटों के बंटने का डर भी सता रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की छवि एक फाइटर की है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके रहन सहन और तेवर में कोई खास बदलाव नहीं दिखता, लेकिन उनके शासनकाल में बंगाल में कई घोटाले भी सामने आए हैं। ऐसे में बीजेपी बंगाल चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ममता बनर्जी अपने किले को बचाए रखने के लिए एक साथ कई समीकरणों को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही हैं, जिसमें महिला प्लस मुस्लिम वोट प्लस बेरोजगार युवा प्लस ग्रामीण गरीब शामिल हैं। एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को शायद ममता भी कुछ हद तक महसूस कर चुकी हैं। यही वजह है कि टीएमसी ने 75 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है। बंगाल में टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की एजीयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी के बीच गठबंधन से पैदा हुए हैं। ये गठबंधन 182 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति बना रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी करीब 27% है। सूबे की करीब 100 से 110 सीटों पर जीत हार का फैसला करने में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में 25% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटों में से 80% पर टीएमसी उम्मीदवार जीते थे। इस बार ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के हाथ मिलाने के बाद मुस्लिम वोट के बंटने का खतरा पैदा हो गया है। हिसाब लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के बंटने की स्थिति में किससे फायदा और किससे नुकसान हो सकता है। हमारी पार्टी है एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं। मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। बैटल ऑफ बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच गठबंधन से मुस्लिम वोटरों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। पिछले 15 साल से मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में जाता था, लेकिन अब मुस्लिम वोटों के बंटने का चांस बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में हर तीसरा वोटर मुस्लिम समुदाय से, मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37%, दक्षिण 24 परगना में 35%, नादिया में 27% मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी। एक स्टडी के मुताबिक 2021 के बंगाल चुनाव में 25% से अधिक हिस्सेदारी वाले मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से 80% पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव जीते। मसलन मुर्शिदाबाद की 20 सीटों में से 18 टीएमसी के खाते में गई और 2 बीजेपी के खाते में। मालदा की 12 सीटों में से 8 टीएमसी को मिली और 4 पर कमल खिला। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से 7 पर टीएमसी उम्मीदवार जीते, वहीं 2 पर बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाबी मिले। बीरभूम की 11 सीटों में से 10 टीएमसी के खाते में गई तो 1 पर कमल खिला। मतलब मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की एजेयूपी के मिलकर चुनावी अखाड़े में उतरने से मुस्लिम वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के जरिए मुस्लिमों को साधने के जुगत में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में पहले ही वो इसकी नींव रख चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटने पर टीएमसी को नुकसान पहुंच सकता है। ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी जो है उसका देखिए, आप ऊपर से देखें तो लग सकता है कि मुस्लिम वोट बांटेंगे, इसमें ममता का नुकसान होगा। लेकिन जहां तक हमने देखा हुआ है
मुस्लिम वोट इतनी आसानी से बढ़ते नहीं हैं। मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा एक वर्ग है जो आज भी तृणमूल कांग्रेस के साथ है और वो चाहते हैं कि हमारा वोट बटे नहीं और हमारा वोट एक तरफ जाए, ताकि हमारा जो वर्चस्व है, जो मुस्लिम समुदाय का जो वर्चस्व है, वो उनको ममता बनर्जी में नजर आता है। नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट भी अपना गणित लगा रही। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी अलग अलग बंगाल में किस्मत आजमा रही। ये दोनों पार्टियां भी मुस्लिम वोट बैंक में दावेदार रहीं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के टिकट से 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। माना जा रहा है कि इस बार बैटल ऑफ बंगाल में मुस्लिम वोट के कई दावेदार एक साथ मैदान में। ऐसे में कांटे की टक्कर वाली सीटों पर मुस्लिम वोट में बिखराव सत्ता समीकरण इधर उधर कर सकता है। बीजेपी जोर शोर से घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, तो ममता बनर्जी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे को अब तक जांच के दायरे में आए 32 लाख नामों में से 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 60 लाख से अधिक नाम अंडर ड्यू प्रोसेस हैं, जिसमें 32 लाख नामों का निपटारा हुआ है। वहीं करीब 28 लाख मामले अब भी पेंडिंग हैं। एसआईआर में नाम कटने का असर भी बंगाल के चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। साल 2011 के बंगाल चुनाव से टीएमसी और बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ी हैं। ये भी हैरानी की बात है कि 2021 के बंगाल चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सवाल उठता है कि अब की बार लेफ्ट और कांग्रेस का क्या होगा। इस यक्ष प्रश्न का जवाब तो 4 मई को चुनावी नतीजों के साथ ही मिलेगा। पर बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह सत्ता में आई और वहां की राजनीति का चरित्र कैसा रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। आजादी के साथ बंगाल 2 हिस्सों में बटा। पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को मिला और पश्चिम हिस्सा भारत के पास रहा। मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। लाखों की तादाद में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भागकर सरहदी इलाकों में पहुंचे। उस दौर में बंगाल में 3 सियासी धाराएं एक साथ चल रही थी। कांग्रेस मध्यमार्गी यानी बीच का रास्ता लेते हुए पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज थी। हिंदू महासभा दक्षिणपंथी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ने में पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी गरीबों के हक और हुकूक के नाम पर क्रांति का सपना दिखा रही थी। आजादी के बाद बंगाल में हुए पहले चुनाव में 150 पर कांग्रेस को कामयाबी मिली। सीपीआई को 28 तो भारतीय जनसंघ को 9 सीटें मिली। सूबे में कमान मिली बिधान चंद्र रॉय को। लेकिन कम्युनिस्ट भी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करते रहे। 1962 में बिधान चंद्र रॉय के निधन के बाद बंगाल कांग्रेस में अंदरूनी खटपट खुलकर सामने आने लगी। आंदोलन के मिजाज वाले बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में लोग आवाज बुलंद करने लगे। नक्सलबाड़ी से चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने बंदूक के दम पर संघर्ष का रास्ता चुना। दूसरी ओर कांग्रेस से टूटकर बांग्ला कांग्रेस बनाने वाले अजय मुखर्जी ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसमें ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री बने। साल 1977 में पश्चिम बंगाल में वामपंथी अपने दम पर सत्ता में आ गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे वामपंथ का साम्य चेहरा ज्योति बसु। उन्होंने बंदूक के दम पर क्रांति की जगह बांग्ला, बंगालियत और लोगों की रोजी रोटी से जुड़े मुद्दों को पार्टी के एजेंडे में जोड़ा। ऐसे में लोगों ने लेफ्ट फ्रंट को जमकर वोट दिया। बंगाल की बदली आबो हवा में लेफ्ट फ्रंट सरकार ने 2 बड़ी जमात तैयार कर दी। एक वो किसान जिन्हें ऑपरेशन बरगा के तहत जमीन का मालिकाना हक मिला। दूसरा ऐसे लोग जिन्हें पंचायतों के जरिए सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला। सरकार और समाज पर मजबूत पकड़ बना चुके कम्युनिस्ट सूबे की हर समस्या को अपने चश्मे से देखने लगे। कॉमरेड ज्योति बसु के हाथों में 23 वर्षों तक बंगाल की कमान रही। उनके इस्तीफे के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे बुद्धदेव भट्टाचार्य। उन्होंने न्यू लेफ्ट का नारा दिया। बंगाल में ममता बनर्जी लंबे समय से लेफ्ट से लोहा ले रही थी। वो तृणमूल कांग्रेस बना चुकी थी। टाटा मोटर्स की लखटकिया कार नैनो के कारखाने के लिए सिंगूर में जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ
तो ममता बनर्जी किसानों के साथ खड़ी हो गई। बुद्धदेव सरकार बंगाल के नक्शे पर एक साथ कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सपना देख रही थी। विरोध की वजह से नंदीग्राम और सिंगूर में जमीन अधिग्रहण बड़ी चुनौती बन गया। नतीजा ये निकला कि टीएमसी दिनों दिन मजबूत होती गई। मां, माटी और मानुष का नारा देते हुए ममता बनर्जी 2011 में बंगाल के सत्ता में आई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। उसके बाद से ममता अपने चिरपरिचित अंदाज में बंगाल को चला रही और वहां की सत्ता में बनी हुई। आजादी के बाद बंगाल को कांग्रेस ने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। हिंदुत्ववादी ब्रिगेड को भी बंगाल में शुरुआती दौर से ही अपने लिए संभावना दिख रही थी। बंगाल की राजनीति से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय फलक पर पहुंचे और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आंदोलन और आक्रोश बंगाल के डीएनए में है। नक्सलबाड़ी में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार भी उठाया था। कॉमरेड ज्योति बसु की अगुवाई में बंगाल का मिजाज भी दुनिया ने देखा है। मजदूरों के हक हकूक की बातें इतनी जोर शोर से हुई कि फैक्ट्री और कारखानों के शटर गिरने लगे। आर्थिक तरक्की की दौड़ में पिछड़ते बंगाल के दर्द को बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जब तक समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंगूर और नंदीग्राम की जमीन से ममता बनर्जी ने ऐसा आंदोलन छेड़ा कि लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ कर ही दम लिया। बंगाल की राजनीति का एक मिजाज ये भी है कि लोग चुपचाप वोट कर खेल पलट देते हैं। इस बार बंगाल के लोगों के जहन में क्या चल रहा है, इसे न तो टीएमसी रणनीतिकार ठीक से पढ़ पा रहे हैं और न ही बीजेपी के महारथी। अभी तो सिर्फ वोटों के गणित पर काम चल रहा है, पर वोटिंग से पहले कौन सी केमिस्ट्री किस तरह का रिएक्शन पैदा कर देगी, ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है। आंदोलन, आक्रोश और हड़ताल से इतर भी बंगाल का एक नेचर है। बंगाल बुद्धिजीवियों की जमीन रही है। कोलकाता ने देश को 4 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। इसी शहर में पढ़े लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का, तो कोलकाता को कर्म भूमि बनाने वाली मदर टेरेसा को शांति का। वहां की आबो हवा से निकले अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो पूरा भारत बाद में सोचता है। अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बंगाल के लोग अब की बार किसकी सरकार बनवाने की सोच रहे हैं। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।